एशियन गेम्स क्रिकेट की शुरुआत जो हुई है वो धमाकेदार तरीके से हुई है। अगर हम बात करें नेपाल के लिहाज से तो आज एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे रहा। जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी इस गेम से कि अगर नेपाल की पहले बैटिंग आई तो डेफिनेटली आज कई सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और आज वही हुआ। कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे आज रहा नेपाल वर्सेस मंगोलिया गेम में। सबसे पहले अगर आपको बात करें यहाँ पर टॉस मंगोलिया ने जीता और उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया जो कि बहुत ही खराब फैसला था। कल ही हम में कह रहे थे कि अगर मंगोलिया भी टॉस जीते तो वो पहले बैटिंग के लिए ही जाए। देखिए खराब कोई भी टीम कितनी भी खराब क्यों ना हो, कितनी भी नहीं क्यों ना हो, वो कम से कम ये नहीं चाहेगी कि उनके खिलाफ अनचाहे रिकॉर्ड्स एक के बाद एक जुड़ते चले जाए। तो अगर आप मंगोलिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उन्हें ये चाहिए था कि वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते, 40-50 में मैक्सिमम आउट हो जाते, फिर नेपाल उसे आके चेस करता तो कोई खास रिकॉर्ड उनके खिलाफ बनता नहीं। ये मंगोलिया के पर्सपेक्टिव से हम कह रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये सिंपल सा एक मैच, नॉर्मल सा मैच, नॉर्मली तौर पर ये मैच खत्म हो जाता। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चूक जरूर उनके कैप्टन से हुई है कि उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला लिया और इनवाइट किया नेपाल को कि आप आकर बैटिंग करिए। तो नेपाल सिर्फ आकर बैटिंग तो नहीं करने वाली थी, यहाँ पर कई सारे रिकॉर्ड्स टूटने थे जो कि मंगोलिया की गलती नहीं है। पहला मैच वो खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, डेफिनेटली उस पर बात जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे रहा एंड 20 ओवर में स्कोर ऐसा बनाया गया कि जो आज तक तो T20 में बना नहीं। लेकिन आप जरूर बताइए कि क्या स्कोर रहा और बैटिंग कार्ड का हाल क्या रहा है। बिल्कुल, और ये ऐसा लग रहा था कि जैसे ODI में स्कोर बनते हैं। जी हाँ, कि ODI में जो एक बेहतर जो टीम बेहतर खेलती है वो उस आंकड़े तक पहुंच पाती है। तो नेपाल ने पहले बल्लेबाजी की और 314 रन 314 रन का स्कोर बना डाला अपने सिर्फ 20 ओवर के कोटे में, यानी कि 120 बॉलों में 314 रन, 3 विकेट गंवाए यहाँ पर नेपाल की टीम ने। परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखें तो ओपनर्स कुछ अलग पिच पर खेलते हुए नजर आ रहे थे और बाकी के प्लेयर कुछ अलग पिच पर खेलते हुए नजर आ रहे थे। जो ओपनर्स थे वो ऐसा लग रहा था कि शायद फुल मेंबर से नहीं निकल पाएंगे, ऐसा लग रहा था कि फुल मेंबर के सामने खेल रहे हैं उन टीमों के सामने। लेकिन बाकी का गेम देखकर ऐसा लग रहा था कि नहीं, सब एशियन गेम खेलने गए हैं। मंगोलिया के खिलाफ उनका पहला मैच पड़ गया और वो पहला मैच मंगोलिया के खिलाफ खेल रहे थे बजाय सिर्फ 2 प्लेयर के। बिल्कुल, तो यहाँ पर कुशल बुड़तल ने 23 बॉलों में 19 रन किया और आसिफ शेख ने 17 बॉलों में 16 रन एज अ ओपनिंग प्लेयर। उसके बाद कुशल मल्ला आए, उन्होंने 50 गेंदों में 137 रन बना दिए, जिसमें 8 चौके और 12 छक्के शामिल है। 274 की स्ट्राइक रेट, एक तेज तरार आती सी पारी जो एक्सपेक्टेड था इस मैच में कि कोई ना कोई इतनी बड़ी इनिंग जरूर खेलेगा। अब वो कुशल बुड़तल से कभी एक्सपेक्ट था, कुशल मल्ला से किसी न किसी एक्सपेक्ट था, या दीपेंद्र से नीचे आकर एक्सपेक्ट था, तो वो कुशल मल्ला ने कहीं ना कहीं इनिंग खेली। उसके बाद रोहित पुड़ा एज अ कैप्टन यहाँ पर आए, उन्होंने भी 27 बॉल में 61 रन डाले 225 के स्ट्राइक रेट से। दीपेंद्र सिंह ऐरी उसके बाद आए, 10 गेंदें ली और 52 रन उन्होंने बना दिए और कई सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं। वो रिकॉर्ड की लिस्ट अभी आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं इसी वीडियो में। 520 की स्ट्राइक रेट रही दीपेंद्र सिंह ऐरी की। यहाँ एक जरूर कहना चाहेंगे कि 10-10 बॉलें अगर थोड़ी सी कुशल और आसिफ और वहाँ पे कम लेते, मान के चलिए आप 23 और 17 दोनों ने मिलकर शायद 40 बॉलें खेली हैं और उसमें रन बने हैं 35। जी हाँ, 35 रन उसमें बने। तो अगर इसमें कम से कम 10-15 बॉलें भी अगर यहाँ से बच जाती तो शायद हमें 375 या 380 में बहुत ज़्यादा लालची हो जा रहे हैं हम। लेकिन फिर भी 300, क्योंकि जैसे दीपेंद्र सिंह ऐरी खेल रहे थे और कुशल मल्ला खेल रहे थे लास्ट में, वैसा लग रहा था कि शायद अगर यहाँ 10-15 बॉलें और होती तो शायद हमें 375 या 400 के आसपास देखने को मिल सकता था। खैर जो भी है, बहुत ज़्यादा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में हो गया है। तो खैर ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था यहाँ पर इन सब बैट्समैन का ताबड़तोड़ रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देना। अब यहाँ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं एंड रिकॉर्ड्स कौन कौन से इस मैच में टूटे हैं, तो चलिए यहाँ पर बताएं। तो सबसे पहला रिकॉर्ड जो यहाँ पर टूटा है वो है हाईएस्ट टोटल का, यानी T20 इतिहास में इतना बड़ा टोटल आज तक किसी टीम ने नहीं लगाया, 314 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं उसके बाद बात करें तो फास्टेस्ट T20 सेंचुरी जो है वो लगाई कुशल मल्ला ने 34 गेंदों में, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद फास्टेस्ट T20 50 वो लगाई दीपेंद्र सिंह ऐरी ने, जो कि सिर्फ 9 गेंदों में उन्होंने यहाँ पर बनाई। उसके बाद बात करें तो किसी भी एक टीम ने एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के जो लगाए हैं वो इस इनिंग में लगाए 26 छक्के। जी आज तक कोई भी टीम एक इनिंग में अपने T20 के 26 छक्के नहीं लगा पाई है। सबसे हाईएस्ट 22 सिक्सेस था अफगानिस्तान का आयरलैंड के खिलाफ। आपको याद होगा जब हजरतुल्लाह जज़ई ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग खेली थी उस मैच में। उसके बाद बिगेस्ट विन बाय रन, जी हाँ, ये T20 क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। अगर हम रन के मार्जिन से देखें 273 रन से जीत, ये वन ऑफ द बिगेस्ट विन्स यहाँ पर रही है। उसके बाद हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 137 बाय एसोसिएट प्लेयर, किसी भी एसोसिएट प्लेयर की तरफ से 137 जो कुशल मल्ला ने आज मारे हैं, ये सबसे हाईएस्ट है T20 में। दिशान कोकी खेल, ये हंगरी के प्लेयर हैं, इनकी बराबरी की है इन्होंने, तो अब जॉइंट हाईएस्ट कहीं ना कहीं की तरफ से ये हो जाते हैं। उसके बाद हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इन T20 इनिंग 520 की स्ट्राइक रेट दीपेंद्र सिंह ऐरी की रही है।
10 जी हाँ 10 बॉलों में जिन्होंने 52 रन मारे हैं। ये जो इनिंग रही है ये सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाली रही है T20 इतिहास में। किसी भी प्लेयर ने इतनी स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कभी नहीं की जब उन्होंने अपनी इनिंग फिनिश की हो। अब इनिंग का मतलब ये नहीं कि एक बॉल किसी को भी छक्का मार दे तो 600 का स्ट्राइक रेट हो गया, ये नहीं। इनिंग मतलब एक इनिंग होनी चाहिए, कम से कम 7-8 बॉलें प्लेयर ने खेली हो, उसमें ये रिकॉर्ड दिपेंद्र सिंह ऐरी का नाम रहा। उसके बाद मोस्ट सिक्सेस एक इनिंग में किसी एशियन एस्ट्रेट प्लेयर की तरफ से T20I में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए कुशल मल्ला ने। जी हाँ, जितनी भी एशिया की T20I जितनी भी एशिया की टीम्स हैं एसोसिएट्स में, जितनी भी हैं वो सब आप जानते हैं, बहरीन जितनी भी टीम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक इनिंग में सिक्सेस लगाने वाले प्लेयर जो अगर कोई है तो वो है यहाँ पर कुशल मल्ला, जिन्होंने 12 सिक्सेस आज यहाँ पर लगाए हैं। और रन रेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो आज नेपाल का जो बैटिंग में रन रेट रहा टीम का वो था 15.7 का, यानी वो लगभग ऑन एवरेज हर ओवर में 15.7 के हिसाब से रन कर रहे थे, जो कि T20I हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। ये भी कहीं ना कहीं मॉन्स्टर रिकॉर्ड जरूर आज उन्होंने बनाया। आज तक किसी भी टीम ने 15 से ऊपर के रन रेट के हिसाब से T20I में रन नहीं किए किसी भी टीम ने, ये आज पहली दफा हुआ है। उसके बाद लास्ट रिकॉर्ड की बात करें, 193 रन की जो पार्टनरशिप हुई आज कुशल मल्ला और रोहित पटेल के बीच में, वो 3rd विकेट के लिए सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप है T20I इतिहास में। और किसी एशियन एस्ट्रेट की तरफ से देखें हम तो कहीं ना कहीं 2nd या 3rd पे वो बैठती है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स, या आज जो भी रिकॉर्ड्स मेन थे, ये सारे रिकॉर्ड्स आज इन्होंने ब्रेक किए हैं नेपाल ने इस गेम में। उसके बाद बॉलिंग की तरफ यहाँ पर चले मंगोलिया की, तो वहाँ पर आपने किस तरीके की लेंस, किस तरीके की बॉलिंग वगैरह देखी है और क्या चीज़ें आपने नोटिस की है मंगोलिया की बॉलिंग में? पहला मैच था उसके लिहाज से। नहीं, ज़रूर देखिए, अब पहला मैच है, अपने आप में बहुत एक प्राउड मोमेंट तो है ही प्लेयर्स के लिए, और लर्निंग भी ज़रूर है, अच्छी तरह सीखेंगे भी ज़रूर। गलतियाँ तो बहुत हुई हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉल्स थी, पटकी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि शायद 2 टिप्पों में कहीं बॉल ना पहुँचे, कुछ ऐसी बॉलें भी थी, लेकिन सीखते हैं, सब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहला अटेम्प्ट है, ये होता ही है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपके यहाँ क्रिकेट आया है देश में, यही बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे ही क्रिकेट हर देश में आता रहे तो बहुत बेहतर भी होगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट अभी ऐसे नहीं कहेंगे, हम पागल नहीं है जो कहेंगे कि इसी एशियन गेम में आप इम्प्रूवमेंट करके दिखा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस आराम से खेलिए, क्रिकेट खेलिए, अभी एंजॉय करिए, कोई बात नहीं। बिल्कुल सही कहा, ये कहीं ना कहीं आपका लर्निंग फेज से आप पहला मैच यहाँ पर खेल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें, एंड एक बॉलर थे जो आप शुरू में मुझे बता रहे थे कि जिन्होंने अपने शुरू के स्पेल में 2 ओवर में 7 रन दिए थे, वहाँ पर उनकी बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि छोटा सा ही सही, लेकिन वहाँ पर एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस जरूर आई थी। 2 ओवर में 7 रन दिए थे उस मंगोलियन बॉलर ने। जी हाँ, माफ़ कीजिएगा, एर्दन बुगान, जी हाँ, मेरे ख्याल में यही वो बॉलर थे, या फिर शायद मैं कहूँगा लुत्बयार। जी हाँ, इन दोनों में से मैं मैसअप हो रहा हूँ, सॉरी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि लुत्बयार वो बॉलर थे जिन्होंने 2 ओवर में 9 रन शुरुआत में दिए। जी हाँ, यही वो बॉलर थे जब स्टार्टिंग में आए, जब ओपनर्स बैटिंग कर रहे थे तो बहुत 2 ओवर में 9 रन तकरीबन सिर्फ उन्होंने दिए थे। लेकिन ओपनर्स का नेपाल को कहीं ना कहीं देखना होगा, क्योंकि मैंने फिर से कह रहा हूँ मैं ये कि लग रहा था कि वो कुछ और गेम खेलना चाह रहे हैं। ओपनर्स का कुछ और गेम था, कुछ और माइंड सेट था, डॉट बॉल्स निकाल रहे हैं वो, लेकिन जब कुशल मल्ला से जो इनिंग शुरू हुई है वो अलग ही इनिंग शुरू हुई है, वो कुछ और देखने को मिला है। लेकिन ओपनर्स का कहीं ना कहीं कहना होगा ज़्यादा फॉल्ट था उसमें बजाय बॉलर्स का, लेकिन क्रेडिट जरूर जाएगा लुत्बयार को कि चलिए आपने बेहतर बॉलिंग कराई, 2 ओवर में आप थोड़ा इकोनॉमिकल गए, बांधे रखा आपने, ये छोटी सी जीत जो होती है ये कहीं ना कहीं जरूर हुई। बिल्कुल सही कहा, और 3 विकेट भी आप गिराने में कामयाब हुए, तो ये भी कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट है। मंगले के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखें तो अचीवमेंट के टैली पर जरूर है। 3 विकेट्स भी लिए और साथ में शुरू में जो स्पेल रहा लुत्बयार का 2 ओवर में 7 या 9 रन करीब वो भी काफ़ी अच्छा रहा था। तो ओवरऑल बाकी नेपाल की बैटिंग में बिल्कुल जैसे कि उम्मीद थी वही सब हुआ। बस हाँ, ओपनिंग प्लेयर जो है उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट मैच में अपने रिदम को वापस लाएं, एक अच्छी इनिंग खेलें आसिफ और कुशल, क्योंकि उसके बाद जो मेन चैलेंज है वो शुरू होगा, वो है क्वार्टर फाइनल्स पे। तो उससे पहले जो कुशल आसिफ इस मैच में फ्लॉप हुए वो भी अगर रिदम में आ जाते तो फिर आप कह सकते हैं कि सारे को प्लेयर्स एक कॉन्फिडेंट मोड के साथ जाएंगे। बाकी एट द एंड तो वो तो क्वार्टर्स में सामने टीम को लेकर ही पता चलेगा। उसके बाद एंड मंगोलिया जब चेस करने के लिए आया तो मेरे ख्याल से शायद 41 रन पे पूरी टीम ऑल आउट यहाँ पर जरूर हो गई। 13 ओवर तक मैच जरूर गया, चलिए उन्होंने 10 ओवर क्रॉस किया, हमें पहले लगता शायद 10 ओवर अंडर 10 ऑल आउट हो जाए, लेकिन फिर भी ऑल आउट वो हो गए। तो 41 रन पे वो टीम ऑल आउट हो गई। हाईएस्ट स्कोरर कौन से रहे? और मेरे ख्याल से उसके अलावा सारे सिंगल डिजिट से। जी हाँ, जमतियान सुरैन ये है जिन्होंने 10 रन बनाए 23 बॉलों में और हाईएस्ट रहे, डबल डिजिट तक पहुंचे।
बजाय बाकी सब जो सिंगल डिजिट में रहे हैं, तो ज़रूर शायद ये की बैट्समैन बन सकते हैं, आगे नजर रहेगी इनके अगले मैच में वर्सेस मालदीव। बिल्कुल, तो मंगोलिया के अच्छे बल्लेबाज बन सकते हैं जो ऊपर आकर भी बल्लेबाजी जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, और नेपाल की बॉलिंग के खिलाफ इन्होंने 23 बॉलें खेल डाली, 10 रन भी बनाए, तो डेफिनेटली मालदीव के खिलाफ आपसे और ज्यादा उम्मीद होगी कि यार आप पे नजर भी रहेगी कि आप आखिर स्कोर कितना कर रहे हैं। ऐसे आपका अर्ली फेस है, बस इस गेम्स को एंजॉय करिए और लर्न करिए। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि ओपोनेंट हम जानते हैं कि कितनी कमजोर रही है यहाँ पर। तो बॉलिंग में लगभग सभी ने विकेट्स निकाले। जी हाँ, बॉलिंग तो खैर अच्छी हुई है। सोमपाल है, करण ने भी 2 विकेट निकाले, अविनाश भौरा ने भी 2 विकेट निकाले, संदीप ने भी 2 विकेट निकाले, माफ कीजिएगा। और उसके बाद हम देखें दीपेंद्र सिंह यारी आए, उन्होंने भी यहाँ विकेट निकाला। लेकिन गुलशन झा फिर वही थोड़ा सा है कि इंपॉर्टेंट लाइन और लेंथ को लेकर थोड़ा सा ज़रूर अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इसमें भी, इस मैच में भी थोड़ा कहीं ना कहीं ख़राब लाइन और लेंथ दिखी है, वाइड एक्स्ट्रास थोड़ा सा या थोड़ी ख़राब बॉलिंग। लेकिन उम्मीद रहेगी जब इंपॉर्टेंट मैचेस आएंगे, तो अभी तो आप चलिए एंजॉय करिए। आपके लिए तो ये नहीं है कि हाँ लर्निंग फेस है, ये गलतियां हैं तो गलतियों को सीखना है और उसको ठीक भी करना है सही वक्त पर आकर। उम्मीद करेंगे क्वार्टर में या अगर टीम क्वार्टर फाइनल में किसी अच्छे से सामना हो गया तो फिर ये गलती भारी पड़ेगी, जो गलती आज मंगोलिया के खिलाफ गुलशन झा ने की है। एक ओवर में छोटा ग्राउंड है, गुलशन झा को अगर आपने लगाया तो डेली क्रिकेट ज़रूर ये कहता है कि कहीं ना कहीं महंगा पड़ सकता है, अगर जैसे इंडिया या पाकिस्तान या श्रीलंका से जैसी टीमों से सामना हुआ। इस तरह की लाइन और लेंथ ज़रूर है गुलशन झा की, महंगा पड़ेगा ये उल्टा बजाय बेहतर होने। बिल्कुल, तो इस चीज़ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुलशन झा को ध्यान देने की जरूरत है। वो ये 3 ओवर में 18 रन उन्होंने दिए हैं। ये चीज़ क्वार्टर फाइनल्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे, बड़ी टीमों के खिलाफ हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्वार्टर फाइनल के लिहाज से आप देखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों पर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टाइम पे, और आपको चाहिए कि हाँ यहाँ से हमें ये यहाँ जाना है, सेमीफाइनल से अगर फाइनल खेलना है या क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल खेलना है, तो कहीं ना कहीं आ रही है दिक्कत कि 2 ओवर बचे हैं, इसमें 1 ओवर गुलशन को देना है, क्या करें। तो वो डे पे डिपेंड करेगा, ऐसे नहीं कि हाँ कोई भी कह दे कि हाँ गुलशन झा कर सकते हैं ऐसा, लेकिन वो डे पे खासकर डिपेंड करेगा कि चलिए हो गया, बच गए। लेकिन लाइन और लेंथ पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, तो बाकी तो गुलशन झा अच्छा कर ही रहे। बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बस एक छोटा सा रहा है, गुलशन झा को अपनी लाइन थोड़ी सी और बेहतर रखनी होगी आने वाले मैचेस की अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ पर क्रूशियल मैचेस होंगे। यहाँ पर तो बहुत ही आसान चीज़ें थी, बाकी ओवरऑल उम्मीद उनसे पूरी है कि वो इस चीज़ को बेहतर करेंगे और लाइन बेहतर करेंगे। ओडीआई में हालांकि उन्होंने 50 ओवर गेम में इम्प्रूवमेंट काफ़ी की है, लेकिन चलिए देखते हैं T20 में भी इम्प्रूव जरूर करेंगे। एक तो इतने लंबे वक्त बाद T20 खेला है, तो उम्मीद करेंगे कि 2-3 मैचेस में वो रिदम, खास करके मालदीव के खिलाफ अगर वो मैच खेलते हैं तो रिदम वापस आ जाए। तो ओवरऑल एक भारी भरकम जीत यहाँ पर मिली है। तो फिलहाल इस पोस्ट मैच एनालिसिस में इतना ही। एनालिसिस के नाम पर ज़्यादा कुछ बात करने के लिए इस मैच में था नहीं, क्योंकि एनालिसिस उस मैच में बहुत डीपली होती है जहाँ पर सामने टीम भी कहीं ना कहीं आपकी टक्कर की जरूर हो, लेकिन ओवरऑल कई सारे रिकॉर्ड जरूर टूटे हैं जो कि हमने आपके सामने बता दिए। तो एक बहुत ही भारी भरकम जीत के साथ नेपाल ने इस मैच में शुरुआत की है और नेक्स्ट मैच उन्हें खेलना है मालदीव से। मेरे ख्याल से 1 तारीख को उनका अगला मैच है, उसके साथ खेलना है। मंगोलिया को मालदीव के साथ नेक्स्ट मैच अपना खेलना होगा। तो नेपाल लगभग क्वार्टर फाइनल्स में खुद को यहाँ से देख रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी जापान वर्सेस कंबोडिया की भी एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। एशियन गेम्स की सारी अपडेट्स लगातार कम्युनिटी के थ्रू चेक जरूर करते रहिए।